तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 114 और सीजन 1 की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो उसके बाद इसकी एपिसोड्स काफी महीनों के बाद आने वाली हैं। तो सीजन 1 फाइनली जहां पर रैप अप हो रहा है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा जियोन जो होता है वो यूलयांग की एक आंख निकाल देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मास्टर बेक अपने पास से एक पॉइजन इल्यूडिंग पिल निकालते हैं और उसे खिला रहे होते हैं। तो जियोन कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसे कहता है मैं इस लड़के को एक पिल दे रहा हूँ ताकि इसकी बॉडी से पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसकी बॉडी के अंदर ज्यादातर पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये पिल एक बहुत ही खास किस्म की पिल है जो कि सालों में सिर्फ एक बार बनती है। इसी वजह से हमारी फैमिली के अंदर भी इस तरह की बहुत ही कम पिल्स हैं। लेकिन अब जबकि टाइम बहुत ज्यादा कम है और इस लड़के को बचाना भी जरूरी है, इसी वजह से मैं इस पिल को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मैं जियोन उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मेरी वजह से आप यहाँ पर बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। तो मास्टर उसकी तरफ देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी फैमिली की रक्षा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारा जीवन वहां पर उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है और उसे अपने दादाजी याद आते हैं कि ये बंदा जिसने अभी यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट किया है और मेरा मास्टर बना था, ये बंदा यहाँ पर मेरे लिए अपने चीफ के साथ पंगा लेने को तैयार है क्योंकि इसका सेक्टर लीडर जिसका डिसाइपल जिसकी मैंने आंख निकाल दी है वो यहाँ पर इससे गुस्सा होने वाला है। मास्टर बेक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चीजों को रैप अप कर दूंगा लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। तो वो उसे कहता है कि सबसे पहला सवाल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ कि ये मास्टर तुम्हारे से फाइट कर क्यों रहा था, क्योंकि फर्स्ट जंग मास्टर यूलयांग बहुत ही कम बाहर निकलता और तुमसे ये फाइट कैसे कर रहा था। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, इसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। तो वो कहते हैं लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुझसे डरता है, इसे लगता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा क्योंकि जिस तरह से इसने मुझसे बातें की थी उन सभी बातों को देखकर तो मुझे यही महसूस हुआ, इसी वजह से इसने मेरे ऊपर अटैक किया है। तो मास्टर बेक उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि तुमने इवोल्यूशनरी राउंड में ब्रेक थ्रू कब किया। तो हमारा जीवन कहता है कि इससे फाइट करते वक्त जब हम लोग फाइट कर रहे थे इसने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया और उसी वक्त मुझे थोड़ी बहुत एनलाइटमेंट मिली और मैं साइड के ऊपर बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा था और मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो इस बात से मास्टर बेक को भी झटका लगता है। तो वो उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अब मुझे ये बताओ, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच करके उसकी बॉडी में पॉइजन डाला, ये तो हमारी फैमिली की एक बहुत ही खास सीक्रेट टेक्निक है। मैंने तुम्हें एक बुक दी थी, यानी मैंने तुम्हें पॉइजन आर्ट की एक बुक दी थी, लेकिन इतनी जल्दी तुमने उसके अंदर से उस टेक्निक को मास्टर कैसे कर लिया। तो जियोन कहता है कि मैंने इस बुक के कंटेंट्स को पढ़ा था और मेरे पास एक बहुत ही खास एबिलिटी है कि मैं जब किसी बुक को पढ़ता हूं तो मैं उसको मेमोराइज कर लेता हूं। तो उसके अंदर कुछ सीक्रेट कैरेक्टर्स थे जिनको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से याद कर लिया और जब मैंने यहाँ पर अपने दिमाग के अंदर उनको इमेजिन किया तो मुझे वो कैरेक्टर्स जो थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो परफॉर्म हो रहे हों, यानी कि ये समझ लो कि मैं उन्हें वहां पर परफॉर्म करते हुए खुद अपनी आंखों के सामने देख रहा था और उनकी इमेजेस को देख देख कर मैंने वहां पर उस टेक्निक को परफॉर्म कर लिया और टेक्निक परफॉर्म हो गई। तो मास्टर बेक को ये बात सुनने के बाद और भी हैरानी होती है और मास्टर बेक कहते हैं कि क्या वाकई में इस तरह का कोई टैलेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस तरह के लड़के ने जिसने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान इवोल्यूशनरी राउंड में ब्रेक थ्रू कर लिया, सिर्फ एक बुक को याद करके इस लड़के ने यहाँ पर उस पॉइजन आर्ट को मास्टर कर लिया। ये लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। फिर साथ ही वो यहाँ पर यूलयांग की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रेट जंग मास्टर यानी कि फर्स्ट जंग मास्टर जो है वो इसी वजह से इससे डर रहा होगा क्योंकि इस तरह का लड़का जो कि यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ब्रेक थ्रू कर सकता है तो कल को यहाँ पर हो सकता है ये पूरे के पूरे सेक्टर की किस्मत बदल दे। इसी वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट जंग मास्टर ने इसे मारने की कोशिश की क्योंकि कल को वो इसके लिए खतरा बन सकता था। और साथ ही मास्टर बेक वहां पर खुश हो जाते हैं और साथ ही वहां पर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तो यहाँ पर जैकपॉट हासिल कर लिया है। इस लड़के को मैंने अपना डिसाइपल बनाकर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि ये लड़का बिल्कुल एक खजाने की तरह है, एक हीरे की तरह जिसे तराश कर चमकाना बाकी है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर से हुरैंग की बॉडी को उठाता और अपने मास्टर से कहता है कि तो फिर ठीक है मास्टर, मैं वी सोयून के पास जा रहा हूं, इसे उसके पास डिलीवर करके आता हूं। तो मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि ये दोनों मास्टर और डिसाइपल आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कांड कर दिया और तुम मेरी फैमिली का हिस्सा और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि सारा इल्जाम हमारे ऊपर ना आए। अब यहाँ पर सिर्फ दो लोग बचते हैं, सेकंड यंग मास्टर जैंग और थर्ड यंग मिस वी सोयोन। जैसा कि यहाँ पर सभी को पता है कि तीनों डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे हैं सक्सेसर की पोजीशन के लिए। अगर तुम बाकी के दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सारे का सारा इल्जाम नहीं आएगा कि तुमने फर्स्ट जंग मास्टर के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पर पता चलता है कि तुम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो और चीफ को ये बात पता चलती है, यानी सेक्टर लीडर को ये बात पता चलती है कि तुमने यहाँ पर इस
लड़के के साथ ये सब कुछ किया है तो फिर वो तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक उसे कहते हैं कि हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अगर हम दोनों, क्योंकि मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं भी इवोल्यूशनरी राम में पहुंच चुका हूं और तुमने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, हम दोनों की इकलौतों की पावर इतनी है कि हम लोग पूरे का पूरा एक सेक्टर हिला सकते हैं, पूरे का पूरा अपना एक सेक्टर बना सकते हैं। तो जरा सोच कर देखो कि हम लोग अगर यहाँ पर किसी एक डिसाइपल को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर तुम किसी को ज्वाइन करोगे तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा और तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर डार्क लॉर्ड जिस सेक्टर से तुम हो वो लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो डिसाइपल जो है वो यहाँ पर अगला सक्सेसर बन जाएगा। तो हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो जियोन से कहती है कि इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारी पावर लेवल्स वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम जिस भी डिसाइपल को सपोर्ट करोगे वो अगला सक्सेसर बन जाएगा। तो मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो वी सोयोन को चूज करो या फिर सेकंड यंग मास्टर जैंग को चूज करो, तो तुम किसको चूज करोगे? तो हमारे मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये वी सोयोन को ही चूज करेगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वो लड़की जैंग से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर सेकंड यंग मास्टर जैंग को चूज कर लेता है। तो वो कहता है कि ये क्या, तुम उस बद दिमाग को क्यों चूज कर रहे हो? वो उसकी मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ एक अखड़ दिमाग का है जो कि सिर्फ अपनी पावर्स को रिलीज करना जानता है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा जियोन कहता है लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए उनके सबऑर्डिनेट्स को, तो मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर जैंग के सबऑर्डिनेट्स उसके लिए जान देने को तैयार हैं, वो उसके बहुत ज्यादा वफादार हैं। उसने जितने भी साथियों को अपने पास इकट्ठा करके रखा है वो सभी लोग उसके वफादार है, जबकि अगर वी सोयोन की बात की जाए तो उसके साथी उसके वफादार नहीं है। कुछ लोग जो कि उसने इकट्ठे किए हैं वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जैसे कि पहले यहाँ पर एक बंदे ने मेरे पर अटैक किया और उसके बाद दूसरा ये मुच्छड़ होरैंग जिसको उसने मुझे बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन ये कमीना मुझे जेलसी में मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये उसके प्यार में पागल हुआ पड़ा है। तो मास्टर बेक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि सोयोन के पास मार्शल टैलेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो एक खूबसूरत और कमजोर लड़की है जिसकी वजह से उसके साथी जो है वो उसका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यंग मास्टर जैंग के सक्सेसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मास्टर बेक उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम जैंग न्यूगैक के पास जाओ, जाकर उसे बताओ कि हम लोग उसका साथ देंगे। अगर तुम उसका साथ दोगे तो उसे ये भी बताना कि तुम्हारे साथ साथ मैं और साथ में यहाँ पर यानी बेक क्लैन और साथ में डार्क सेक्टर वो भी उसका साथ देंगे। मैं जाकर डार्क सेक्टर के डार्क लॉर्ड से बात करूंगा और उसके साथ एक अलायंस बनाएंगे। मास्टर बेक उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर से चले जाओ। और हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से होरैंग की बॉडी को उठाता है, उस मुच्छड़ की बॉडी को उठाता है। तो मास्टर बेक कहते हैं कि क्या तुम इसे यंग मास्टर जैंग को गिफ्ट में जाकर देने वाले हो, इसे क्यों अपने साथ उठाकर लेकर जा रहे हो? तुम्हारा जियोन उसे उठाता है और उसे कहता है नहीं मास्टर, मैं तो जाकर पहले वी सोयोन से मिलने वाला हूं। तो मास्टर बेक हैरान हो जाते हैं और कहता है लेकिन तुमने अभी भी तो कहा कि तुम जैंग का साथ दोगे, फिर तुम वी सोयोन के पास क्यों जा रहे हो? तो वो उसके कान में जाकर कोई बात बताता है। तो मास्टर बेक हैरान होकर उसे कहता है क्या तुम वाकई में ऐसा करने वाले हो? तो वो उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे मिस सोयोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी? तो हमारा जियोन कहता है कि हम लोग देख लेंगे, अगर हमने ग्रेट यंग मास्टर को देख लिया तो वी सोयोन मेरे सामने क्या है। और इसी के साथ ही मास्टर बेक कहता है कि तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लो। और इसी के साथ जियोन जो होता है वहां पर से मुच्छड़ को उठाकर निकल जाता है। तो रास्ते में जाते हुए हमारा जियोन जो होता है ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ब्लू स्पिरिट क्या तुम्हें याद है? वो कहती है क्या मतलब क्या मुझे याद है? तो हमारा जियोन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने कहा था कि अगर मैं 2 साल से पहले यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो तुम मुझे अपना मास्टर मान लोगी, चलो अब जल्दी से मुझे मास्टर कह के पुकारो। जबकि ब्लू स्पिरिट को वो बात याद आ जाती है और इसी के साथ ही वहां पर ब्ला 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 करना शुरू कर देती है, यानी वो शोर मचाना शुरू कर देती है ताकि हमारा जियोन जो है ना वो उसके सामने कोई बात ही ना कर सके। तो हमारा जियोन थोड़ी देर तक उससे बात करता है, फिर कहा दिया अच्छा ठीक है तुम मुझे मास्टर मत कहना, ठीक है बस यहाँ पर चिल्लाना बंद करो। और उसके बाद हमारा जियोन जो होता है वहां पर से आगे चला जाता है। और दूसरी तरफ मास्टर बेक को दिखाता है कि जिन्हें वहां पर वो पीछे छोड़ गया था वो चीजों को रैप अप करने के लिए वहां पर अब यूलियोंग की तरफ देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा होता है। और इसी के साथ ही वहां पर आसपास देखते हैं कोई भी नहीं है, फिर साथ ही उसका एक पांव तोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि इसका एक हाथ तो टूट चुका और साथ ही इसकी आंख भी जा चुकी है, तो अगर इसका एक पांव भी तोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कल कुछ हमारे लिए ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। मैंने वहां पर आते ही से कहा था कि वो लड़का मेरा डिसाइपल है, लेकिन इसके बावजूद इस कमीने ने आगे से मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं की, क्योंकि मैं इस सेक्टर का एल्डर हूं, इसे कम से कम मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी। अब जबकि तुम्हें दुश्मन बना ही लिया है तो फिर कम से कम दुश्मनी को पूरी तरह से निभाया तो जाएगा। तो जहां पर हमारे सीजन 1 का एंड हो जाता है और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 महीने तो जिन्हें लगेंगे ही दोबारा वापस आने में। तो खैर काफी अच्छी सीरीज जा रही थी और बीच में इन्होंने छुट्टी ले ली। तो आपको सीजन 1 ओवरऑल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।